अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ASP.NET Core MVC और इसके अंदर हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसका 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। आज हम लोग लास्ट लेक्चर होगा हमारा और हम लोग लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे। DI बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें बहुत सारा चीज़ आता है, लेकिन कम से कम बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक्स में DI क्या होता है वो हम बताएं, DI को कैसे इंप्लीमेंट करना वो बताएं, DI कितने तरीके से कर सकते हैं वो बताएं। लेकिन जब आप ASP.NET कोर के अंदर DI इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे आपने सर्विस को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने का 3 तरीका है, ठीक है। एक होता है ट्रांजिएंट, जिसके लिए ऐड ट्रांजिएंट यूज करते हैं हम लोग। दूसरा होता है स्कोप्ड, जिसके लिए ऐड स्कोप्ड यूज करते हैं। और तीसरा होता है सिंगलटन, जिसके लिए ऐड सिंगलटन यूज करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि सर समझ में नहीं आता कि ट्रांजिएंट क्या होता है, स्कोप्ड क्या होता है, सिंगलटन क्या होता है। बस हम लोग रट के और जो मन में आता है वो लिख देते हैं, तीनों से काम तो हो ही जाता है सर। लेकिन ये 3 क्यों दिया गया, तीनों से तो सेम काम हो जाता है। तो एक्चुअली जब आप कभी भी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं तो आप तीनों में से कोई भी दीजिएगा, आपका सर्विस रजिस्टर हो जाएगा कंट्रोलर के अंदर या व्यू के अंदर, वो सर्विस यूज भी हो जाएगा इंजेक्ट होके। लेकिन जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो वहां पे तीनों अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर कि तीनों सिचुएशन होता क्या है, या किसको कब यूज किया जाएगा, कौन से सर्विस को हम लोग कब ट्रांजिएंट से रजिस्टर करेंगे, कब स्कोप से रजिस्टर करेंगे, कब ऐड सिंगलटन से हम लोग उसको रजिस्टर करेंगे। तो चलो एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या है, तो अ न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड एवरी टाइम इट इज रिक्वेस्टेड। मतलब कोई भी ऐसा सर्विस है जिस सर्विस के लिए जितना बार रिक्वेस्ट किया जाएगा, हर बार उसके लिए क्या होगा, एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मतलब ये टोटली स्टेटलेस होता है। मतलब आपको आपके कंट्रोलर या व्यू को जरूरत पड़ा तब वो ऑब्जेक्ट लाएगा, वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनेगा, वो कंट्रोलर नहीं बनाएगा। आपका पुरान डॉट सी में जब भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो क्या होगा, जब भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मिडिलवेयर के हुक थ्रू ही जाता है, पाइपलाइन के थ्रू ही जाता है। तो पाइपलाइन में जैसे रिक्वेस्ट जाएगा उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, वो इंजेक्ट होगा, उसका जो भी फंक्शन कॉल होना है, जो भी सर्विस कॉल होना, वो सर्विस कॉल होगा और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी यहां लिखा हुआ और डिस्पोजेबल कैमरा, ये तो छोड़ दो, डिस्पोजेबल कैमरा का बात हटा दो। हम 2 एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। एक बताएंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के हिसाब से और एक बताएंगे प्रोजेक्ट के हिसाब से। रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर मान लो कि तुम कोई ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहां पे प्लेट्स जो है वो डिस्पोजेबल, जैसे वो पेपर का प्लेट वगैरह जो आता है वो यूज होता है। तो उसमें क्या होगा कि सपोज तुम खाना ऑर्डर किए या कोई स्नैक्स ऑर्डर किए, बोले कि जाइए और चाउमीन लेकर आइए। तो वो क्या किया, एक डिस्पोजेबल प्लेट लिया, प्लेट में चाउमीन डाला, लाके आपको सर्व कर दिया गया। ठीक है। आप चाउमीन खाए, चाउमीन खाने के बाद मन किया कि नहीं एक एग रोल भी खा लिया जाए। बोले कि भैया एक एग रोल भी कर दीजिएगा। तो अब होगा क्या कि जो डिस्पोजेबल प्लेट है, तो चाउमीन वाला प्लेट में लाके तुमको एग रोल नहीं देगा, वो उस प्लेट को उठाएगा, उसको डिस्पोज कर देगा, वो दोबारा रीयूज नहीं होगा। तुमको एग रोल देने के लिए अलग प्लेट में लेके आएगा, या फ्राइड राइस मंगा ली तो उसको अलग प्लेट में लेके आएगा। मतलब एज अ कस्टमर तुम जितना बार रिक्वेस्ट करोगे हर बार तुम्हारा प्लेट चेंज होते चला जाएगा। तो वही चीज होता है यहाँ पे ट्रांजिएंट के अंदर कि अगर एक यूजर है या बहुत सारा यूजर है, जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो मान लो एक यूजर पहला रिक्वेस्ट भेजा, उसके लिए अलग ऑब्जेक्ट बना, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना, दूसरा लिंक पे क्लिक किया या दूसरा किसी रिसोर्स को वो क्या किया, रिक्वेस्ट किया, दूसरा कोई लिंक पे क्लिक किया, तो उसके लिए फिर अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास होम कंट्रोलर है और होम कंट्रोलर क्या कर रहा है, किसी एक सर्विस को यूज कर रहा है। तो वहां पे हो सकता है कि तुम्हारा एक इंडेक्स एक्शन मेथड है, एक अबाउट अस एक्शन मेथड है, एक कॉन्टेक्ट अस एक्शन मेथड। तो तुम जैसे ही किसी वेबसाइट को खोले तो पहले इंडेक्स कॉल हुआ। अब अगर इंडेक्स एक्शन मेथड के अंदर कोई सर्विस यूज हो रहा है, या तुम अगर इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट किए तो कोई सर्विस अगर क्या किया गया है, ऐड ट्रांजिएंट से करके डाला गया है, तो वो जो भी ऐड ट्रांजिएंट से जो जो ऑब्जेक्ट को रजिस्टर किया गया उसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट होगा, वो यूज होगा और वो डिलीट हो जाएगा। फिर मान लो तुम्हारा वेबसाइट चल ही रहा है, तुम अभी वेबसाइट का होम पेज खोल लिए, इंडेक्स कॉल हो गया, उसको तुम चले गए अबाउट अस में। अबाउट अस के लिए दोबारा रिक्वेस्ट करोगे तो फिर वो क्या होगा, दोबारा ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू जाएगा तो दोबारा ऑब्जेक्ट बनेगा, दोबारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो दोबारा इंजेक्ट होगा, फिर उसके अंदर वो यूज हो ना हो अलग बात है, लेकिन ऑब्जेक्ट बार बार बनेगा। मतलब एक यूजर एक ही सेशन में अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है तो जो ट्रांजिएंट के थ्रू जो जो सर्विस रजिस्टर किया गया है
उसका अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे मान लो यूजर 1 दो रिक्वेस्ट भेजा तो इसके लिए दो ऑब्जेक्ट बना, यूजर 2 दो रिक्वेस्ट भेजा तो उसके लिए दो अलग बनेगा, तीन अगर ये तीन भेजा तो तीन अलग बनेगा। तो हर बार जब जब रिक्वेस्ट जाएगा, ईच एंड जब जब आप कोई लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, कोई बटन को सबमिट कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी टाइम भले ही तुम्हारा सेशन चल रहा है, तुम एक बार वेबसाइट खोल लिए हो, तुम अलग अलग लिंक्स पे क्लिक कर रहे हो, जितना बार लिंक्स पे क्लिक करो, जितना बार बटन पे क्लिक कर रहे हो, उतना बार वो ऑब्जेक्ट बन रहा है और डिलीट हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, डिलीट हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, डिलीट हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? ट्रांजिएंट का। तो रियल लाइफ तो रेस्टोरेंट वाला बता दिए कि जहां पे वो प्लेट हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब आते हैं इधर रियल प्रोजेक्ट में कहां यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम ईमेल या ओटीपी सर्विस अपने वेबसाइट के अंदर डालो, जैसे मान लो यूजर लॉगिन करेगा तो उसको ओटीपी मिलेगा, ठीक है, या उसको मेल में ओटीपी मिलेगा। तो मेल ओटीपी जनरेट करने के लिए या मेल भेजने के लिए कोई सर्विस बना के रखे हो, तो तुम क्या चाहते हो कि जैसे ही कोई लॉगिन बटन पे प्रेस किया तो होना क्या चाहिए कि हर यूजर का या एक ही यूजर बहुत बार अगर लॉगिन करेगा तो हर बार उसका अलग ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, या बहुत सारा यूजर बार बार क्या करेगा, मान लो कि अगर 10 यूजर लॉगिन करा तो 10 को तो अलग अलग ओटीपी जाएगा ना। तो जब भी कोई भी यूजर लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, यूजर आईडी पासवर्ड डाला, सबमिट किया, तो सबमिट करते के साथ वहां पे क्या होगा, जैसे ही वो सबमिट करेगा उसका सर्विस क्रिएट होगा, वो ओटीपी जनरेट करेगा और डिलीट हो जाएगा। फिर दूसरा यूजर कभी करेगा, मान लो कोई ठीक है ओटीपी जनरेट किया, ओटीपी चला गया, यूजर लॉन्ग क्या किया, रॉन्ग ओटीपी डाल दिया, तो दोबारा फिर क्या करेगा, पासवर्ड सपोज या रॉन्ग ओटीपी डाल दिया, और तो फिर दोबारा क्या करेगा, दोबारा लॉगिन करेगा, दोबारा लॉगिन करेगा, दोबारा ओटीपी जनरेट करने के लिए, तो फिर से क्या होगा, फिर से वो बनेगा। मतलब एक ही यूजर दो तीन बार भी अगर ट्राई कर रहा है तो हर बार उसको नया ओटीपी मिलेगा और हर बार वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, चाहे वो ओटीपी मैसेज में मिल रहा है, वो चाहे ईमेल में मिल रहा है। तो कोई भी ऐसा सर्विस जो तुम चाहते हो कि सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट एक यूज के लिए बने, सिंगल यूज के लिए बने, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रांजिएंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर करने का तरीका वो होता है स्कोप्ड। अब स्कोप्ड में क्या है, इसमें क्या होता है, अ न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड वंस पर क्लाइंट, मतलब पर रिक्वेस्ट। जैसा भी हम क्या बताए थे कि पिछले वाला में क्या था कि अगर आप एक बार पहली बार वेबसाइट को खोले, मान लो तुम्हारा होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल हुआ, तो पहला बार इंडेक्स एक्शन मेथड के लिए क्या क्या रिक्वेस्ट गया, तो वो ऑब्जेक्ट बना, इंडेक्स मेथड अपना काम किया, व्यू भेजा, वो डिलीट हो गया। फिर अबाउट अस के लिए लिंक पे क्लिक किए, फिर वो दोबारा रिक्वेस्ट गया, दोबारा ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या हुआ, तुम्हारा वो व्यू रिटर्न किया और उसका तो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर उसमें अंदर कोई यूज होना है तो यूज हुआ और डिलीट हो गया। तो वो ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट पे था। ये क्या होता है, ईच एंड एवरी कनेक्शन के लिए होता है। इसमें क्या होगा स्कोप के अंदर, कि अगर स्कोप के अंदर अगर आपने रजिस्टर किया है तो ये पर क्लाइंट ये काम करेगा। जैसे मान लो तुम जैसे ही होम खोले तो तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, इंडेक्स मेथड कॉल हुआ, इंडेक्स मेथड कॉल होने के बाद तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर बना हुआ रहेगा, ठीक है। दूसरा कोई यूजर अगर रिक्वेस्ट भेजा तो उसके लिए अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तीसरा ऑब्जेक्ट कोई किया तो उसके लिए अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और सबका ऑब्जेक्ट रिटेन करेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि थ्रू आउट रिटेन करेगा, वो तब तक रिटेन करेगा जब तक कनेक्शन स्टैब्लिश है, मतलब जब तक वो उसका सेशन स्टार्ट है। तो वो अगर मान लो कोई हम एक वेबसाइट खोले, उसका 10 पेज पे गए अलग अलग लिंक पे क्लिक करके, या 10 पेज पे अलग अलग बटन पे क्लिक करके काम किए, तब तक वो बना हुआ रहेगा मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहेगा, और बार बार मेरे लिए जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो बार बार मेरे लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा। दूसरा यूजर जो वेबसाइट को ओपन किया, वेब एप्लीकेशन को ओपन किया, तो उसके लिए वो बना, और वो तब तक बना रहेगा जब तक वो सेशन उसका लाइव है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम उसको क्या किए, ब्राउजर बंद कर दिए, या उस वेबसाइट को जगह पे यूआरएल में कोई दूसरा वेबसाइट डाल के दूसरा वेबसाइट को क्या किया, ओपन कर दिए। तो जैसे ही वो वेबसाइट मेरा क्या होगा, अनलोड होगा मेरे ब्राउजर से, वैसे ही क्या होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो विद इन अ सिंगल एचटीटीपी रिक्वेस्ट इफ द सर्विस इज रिक्वेस्टेड मल्टीपल टाइम, एक ही रिक्वेस्ट गया, उसमें हम लोग अलग अलग टाइम सर्विस रिक्वेस्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो कंट्रोलर देन व्यू कंपोनेंट द सेम इंस्टेंस इज रीयूज्ड, तो क्या होगा, वही इंस्टेंस बार बार क्या होगा, रीयूज होगा। तो हम एक रिक्वेस्ट भेजे, उस रिक्वेस्ट में उस पर्टिकुलर मान लो कंट्रोलर भी उसको यूज कर रहा है, व्यू भी उसको यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो तब तक बना हुआ रहेगा। जबकि वहां पे क्या था कि वहां पे अगर मान लो कि कंट्रोलर के अंदर भी यूज होना और व्यू के अंदर भी यूज होना, तो तुम जैसे ही इंडेक्स पे क्लिक किए तो मान लो इंडेक्स सेक्शन मेथड उस सर्विस को यूज किया, वो डिलीट हो जाएगा। फिर जब व्यू को फॉरवर्ड किया, व्यू भी सोच रहे होगा अपने अंदर इंजेक्ट करके उसको यूज कर रहा है, तो व्यू अलग अपने लिए अलग सा ऑब्जेक्ट बना लेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि एक बार जब आपका रिक्वेस्ट गया, वो बन गया, अब तुम्हारा पूरा रिक्वेस्ट साइकिल में जहां जहां यूज हो रहा है वहां वहां सेम यूज होगा, ठीक है। जैसे
सर्विस दैट मेंटेन द स्टेट विद इन द रिक्वेस्ट सच एज डीबी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। जो हम लोग डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो स्कोप से ही ऐड होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, जिसे हम अगर मान लो रियल लाइफ एग्जांपल से बात करें, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ दिया हुआ का शॉपिंग कार्ट इन अ सुपर मार्केट। ठीक है, अब मान लो कि तुम जैसे कोई सुपरमार्केट में जाते हो, तुम क्या करते हो, एक कार्ट, वो जो गाड़ी हम लोग बोलते चलाने वाला, तो तुम एक कार्ट ले लिए। अब जितना देर तुम उस दिन शॉपिंग कर रहे हो, चाहे तुम कपड़ा वाला सेक्शन में जा रहे हो, चाहे तुम फूड वाले सेक्शन में जा रहे हो, चाहे तुम टॉयज वाला सेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, किसी भी सेक्शन में जा रहे हो, तो उसी कार्ट को लेके जा रहे हो और उसमें अपना सामान भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, कब तक, जब तक कि तुम्हारा बिलिंग कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन जब दूसरे दिन जाओगे तो फिर क्या होगा, तुमको जो थोड़ी है कि वही कार्ट तुम्हारा रहेगा, दूसरा कार्ट नहीं मिलेगा तुमको, वही कार्ट मिलेगा। फिर दूसरे दिन जाओगे तो दूसरा कार्ड मिलेगा, मतलब दूसरा सेशन जब शुरू होगा तो वहां पे क्या होगा, अलग मिल जाएगा। अगर अभी रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिए थे, अगर उसके हिसाब से समझोगे तो वहां क्या होता है कि जैसे मान लो तुम रेस्टोरेंट में गए, तो प्लेट तो अगर मान लो तुम्हारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन मान लो कि जनरली जैसे तुम कहीं भी जाकर बैठोगे तो तुमको क्या होता है, एक वेटर एलोकेट हो जाता है तुम्हारे टेबल पे। तो तुम जैसे ही तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ, तुम वहां बैठे, वो लाके पानी दिया वही वेटर, फिर वही लाके तुमको क्या दिया, मेन्यू दिया, दूसरा सर्विस। क्लाइंट तो एक ही है, एक क्लाइंट के लिए एक टेबल, और एक टेबल पे क्या है, एक वेटर हो गया। फिर वही तुमसे ऑर्डर ले रहा है, फिर वही लाके तुमको फूड आइटम दे रहा है। पहले तुम स्टार्टर ऑर्डर किए तो स्टार्टर लाके दिया, फिर मेन कोर्स ऑर्डर किए तो मेन कोर्स लाके दिया, डेजर्ट ऑर्डर किए तो डेजर्ट लाके दिया, ठीक है, फिर बिल लाके दिया। जब तुम चले जाओगे, जब तुम्हारा बिलिंग हो गया चले जाओगे, तो फिर क्या होगा, वही वेटर, ठीक है, फिर दूसरे टेबल के लिए एलोकेट हो जाएगा, या उस टेबल के लिए फिर दूसरा क्लाइंट आएगा तो उसको मिलेगा। मतलब क्या हो गया कि वहां पे एक बार जब आपको कोई भी चीज एलोकेट हो जाएगा, तो जब तक आपका काम चल रहा है वहां पे, तब तक वो मेमोरी में रहेगा। जब आपका काम खत्म होगा तब जाके डिलीट होगा। तो उसके लिए क्या होता है, स्कोप। प्रोजेक्ट के हिसाब से देखोगे तो जैसे ई कॉमर्स का ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, तो वहां पे जैसे मान लो कोई ऐसा सर्विस बनाया हो जो कार्ट को मैनेज कर रहा है, टोटल कैलकुलेट कर रहा है, तो ऑर्डर को सेव कर रहा है, पेमेंट प्रोसेस कर रहा है, तो उसके लिए जो सर्विस है, तुम एक बार रजिस्टर कर दो, तुम मान लो कोई वेबसाइट खोले ई कॉमर्स का, वो सर्विस एक्टिवेट हो गया। अब जितना भी तुम कार्ट में ऑप्शन ऐड करते जा रहे हो, वैल्यू ऐड करते चले जा रहे हो, या प्रोडक्ट ऐड करते जा रहे हो, कार्ट में स्टोर, वो तुम्हारा क्या, जब तक सेशन चल रहा है तब तक कार्ट में अवेलेबल है। फिर तुम कहीं पे जाके क्या करो कि आप टोटल कैलकुलेट करो, दूसरा कोई रिक्वेस्ट भेजे, वो किसी अलग एक्शन मेथड को कॉल किया, वो सारा कार्ट में से इंफॉर्मेशन निकाला, टोटल बताया, ठीक है, उसके बाद तुम बोले पेमेंट कर दो। तो जब तक तुम्हारा पूरा सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक वो क्या रहेगा, वो बना हुआ रहेगा। तो वैसा कोई सर्विस है जो थ्रू आउट द सेशन चलना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, स्कोप बना देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो बताया गया कि एक यूजर वन है, तो पिछली बार क्या था, वो एक रिक्वेस्ट भेजा, दो रिक्वेस्ट भेजा, तो सबके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहा था। यहाँ पे क्या होगा, एक यूजर के लिए एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब तक सेशन चल रहा है तब तक उसी ऑब्जेक्ट को यूज करेगा। दूसरा यूजर होगा, उसके लिए दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, अब वो जितना रिक्वेस्ट भेजेगा उसके लिए होगा, तीसरे के लिए फिर तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ यूजर वाइज बनता है, वहां रिक्वेस्ट वाइज बनता था। वहां पे ट्रांजिएंट के अंदर रिक्वेस्ट वाइज बनता था, यहाँ यूजर वाइज सेशन वाइज बनता है। ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। लास्ट, सिंगलटन। ये क्या है, अ सिंगल इंस्टेंस इज क्रिएटेड द फर्स्ट टाइम इट इज रिक्वेस्टेड। अगर तुम कोई भी सर्विस को सिंगलटन से रजिस्टर करोगे, सिंगलटन ऐड सिंगलटन करके, तो वहां पे क्या होगा, वो जैसी पहला कोई भी यूजर उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, या पहला कोई भी रिक्वेस्ट जाएगा उस वेब एप्लीकेशन में, मान लो कि अभी हम एक वेबसाइट को लाइव किए अभी, तो पहला जो भी रिक्वेस्ट कोई भी यूजर करेगा, किसी भी रिक्वेस्ट, कोई भी तुम्हारा इसके लिए कोई भी यूआरएल हिट किया, कोई भी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और वो ऑब्जेक्ट तब तक बना हुआ रहेगा जब तक कि मेरा वेबसाइट लाइव रहेगा, चाहे 1 साल रहे, 2 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, जितना दिन तक, जब तक मेरा वेबसाइट अनलोड नहीं होता है सर्वर से, तब तक वो बना हुआ रहेगा। और उसका एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, और जितना भी यूजर होगा और जितना भी उसका रिक्वेस्ट होगा, सब एक ही ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रेफर करेगा। मतलब that same instance is used by every subsequent request and every user until the application shut down। तो जब तक आपका एप्लीकेशन शट डाउन नहीं होता है, तब तक जितना भी यूजर जितना भी रिक्वेस्ट भेजेगा, सबके लिए एक ही ऑब्जेक्ट यूज होगा। जैसे कैचिंग सर्विस होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होता है, और सर्विस दैट आर एक्सपेंसिव टू क्रिएट एंड मस्ट बी शेयर्ड। तो कोई ऐसा है जो बहुत हैवी सर्विस है, जिसको बार बार बनाना और उसको शेयर करना बहुत मुश्किल है, वो यूज होता है। जैसे एग्जांपल, यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो द बैंक वॉल्ट। बैंक वॉल्ट मतलब समझते हो ना, जो बैंक के अंदर जहां पे सारा पैसा रखा जाता है। देयर इज ओनली वन वॉल्ट फॉर इंटायर बैंक, पूरे बैंक का एक ही वॉल्ट होता है। अब अगर इसको पैसा निकालना है तो वहीं से निकाल रहा है जाके, जिसको पैसा उसमें रखना है वहीं से रख रहा है। तो सारा काम जो भी हो रहा है वो सेम वॉल्ट से हो रहा है, चाहे वहां पे
4-5 मान लो कि तुम्हारा टेलर है, टेलर मतलब जो कैशियर है, पैसा का लेन देन करता है, तो सब सेमी वॉल्ट से पैसा निकालेगा, वहीं पे जाके डालेगा। तो एक ही चीज सारे लोग यूज कर रहे हैं। इट स्टे अंटिल द बैंक क्लोज डाउन, और वो वॉल्ट कब तक खुला रहता है, जब तक बैंक बंद ना हो जाए। और उसके लिए कोई यहाँ पे बार बार बताया भी गया, ये चीज हम बताना भूल गए कि अगर तुमको स्कोप्ड करना है, कोई भी चीज को रजिस्टर करना है, तो बिल्डर और सर्विस एड स्कोप्ड, जो तुम्हारा सर्विस का इंटरफेस और सर्विस का ऑब्जेक्ट लेता है, क्लास का नेम लेता है। दूसरा तरह से अगर मान लो सिंगलटन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड सिंगलटन। और इसी चीज को अगर तुमको ट्रांजिएंट में करना है, तो बिल्डर डॉट एड, ट्रांजिएंट वाला कहां गया, यहाँ कुछ ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट, अच्छा इसमें, हाँ यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड ट्रांजिएंट। तो तुम जहां पे भी जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। अब अगर बात करोगे, जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम समझा कि यूजर 1 है, यूजर 2, जितना भी रिक्वेस्ट भेज रहा हो उसके लिए एक ही ऑब्जेक्ट बना है, सारा यूजर का सारा रिक्वेस्ट को एक ही ऑब्जेक्ट हैंडल कर रहा है। तो इस तरह का अगर कोई भी काम करना तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एड सिंगलटन। रियल लाइफ में कहां यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ में जैसे एक एग्जांपल रेस्टोरेंट वाला ही ले लो, कि मान लो कि रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो तो एक ही है ना, वेटर बहुत सारा हो सकता है, टेबल बहुत सारा हो सकता है, कस्टमर बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो उसका रेस्टोरेंट का मालिक एक ही है। कोई भी कस्टमर आएगा बोलेगा हमको रेस्टोरेंट का मालिक से मिलना है, तो मालिक से मिलना, तो चाहे कोई भी कस्टमर आएगा उसको तो एक ही मालिक से मिलाएगा। बात समझ में आ रहा है। क्योंकि वेट बोलेगा हमको वेटर से मिलना, तो वेटर तो बहुत सारा है, कौन सा टेबल का वेटर, टेबल नंबर 1 का वेटर, टेबल नंबर 2 का वेटर। लेकिन अगर बोलेंगे भाई हमको इसका जो ऑनर है उससे मिलना है, तो ऑनर मिलना है, तो भैया ऑनर हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। कोई भी आ रहा है कस्टमर, वो उसी से मिलेगा, उसी से बात करेगा। तो वो तुम्हारा हो गया, ये हो गया रियल लाइफ का। लेकिन रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर कहां पे यूज होता है, जैसे ऐप नेम, कहीं पे ऐप नेम स्टोर किया गया है कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। इसमें ज्यादातर क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल से कोई भी चीज को लोड करना है, जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग लोड करना है, पेमेंट गेटवे का की कहीं से लोड करना है, एपीआई का यूआरएल कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रखा गया है। वो तो जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो ऐप नेम, पेमेंट गेटवे का की या एपीआई का यूआरएल अगर कोई यूज कर रहा, तो वो सारा कुछ एक बार लोड होकर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया सर्विस के फॉर्म में। अब फिर सारा कंट्रोलर, सारा व्यू अगर जिसको जहां पे जरूरत पड़ रहा है वहीं से निकाल के अपना क्या करेगा, यूज करेगा। मान लो JWT है, कोई है, तो JWT तुम कहीं पे स्टोर करके रखो, मान लो तुम्हारा कोई एपीआई है वहां पर, ऐसा करके तुम JWT लियो और उसको रिक्वेस्ट के लिए JWT भेजना, तो JWT जनरली हम लोग कहां रखते हैं, हम लोग रख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो JWT एक ही बार लोड होगा, और जिसको भी जरूरत पड़ेगा जब भी रिक्वेस्ट भेजना होगा, तो उसी JWT को हम लोग क्या करेंगे, डाल के भेज देंगे। तो जहां पे कोई भी काम एक बार होना है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक ही बार होगा, एक बार काम करके और उसी को क्या करेगा, सबके साथ शेयर करेगा, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, एड सिंगलटन का। ये डायग्राम भी हम बनाए ताकि आप लोग को समझ में आए। तो मेरा कोशिश था कि ये जो बहुत बड़ा एक मिथ था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है डीआई, उसको एक सिंपल भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल देके और समझाने का कोशिश किए, कोड से भी बताए। तो ये हम लोग का थ्योरेटिकली ये खत्म कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विस में हम लोग ग्रीटिंग वाला बनाए थे पिछले बार, आप चाहे तो बहुत तरह का सर्विस बना सकते हैं, जैसे ईमेल के लिए सर्विस बना सकते हैं, ठीक है। जो मान लो ईमेल भेजना, तो ईमेल तो बहुत समय भेजना होता है, आप कोई रजिस्टर किया तो उसको भी ईमेल भेजना है, कोई पासवर्ड चेंज के लिए रिक्वेस्ट किया तो उसको भी भेजना है, कोई ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट किया तो उसको भी ईमेल भेजना है। तो ईमेल के लिए क्या होगा, ईमेल भेजने के लिए जो कोड होता है वो तुमको हर जगह अलग अलग जगह कंट्रोलर में लिखना पड़ेगा, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको एक क्लास के अंदर लिख दो और उस क्लास को क्या बना दो, सर्विस बना दो, और सर्विस बना के उसको इंजेक्ट कर दो। इससे फायदा है, कंटेनर में डाल दो, और कंटेनर में से जिसको भी जरूरत पड़ेगा कंट्रोलर को, जिसको कहीं ईमेल भेजने का जरूरत है, तो वो उसको क्या करता है, रिसीव करके और उसका फंक्शन कॉल करा के ईमेल भेज सकता है। एक कोशिश करेंगे, टाइम मिलेगा तो एक ईमेल वाला हम तुम लोग को डीआई बता देंगे। तो चलिए, ये टॉपिक भी मेरे तरफ से एंड हो गया, और होप करते हैं कि आपको ये जो बताया गया है वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इसी तरह से